हेलो एवरीवन। यूपीएससी एग्जाम के लिए मूल विधि संविधान के टॉपिक को हमने शुरू करने की बात की थी और आज यहाँ पर पहला लेक्चर है इसको लेकर। आज यहाँ पर हम मूल विधि और संविधान के सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर हम आज कुछ विषय वस्तुओं को जो मूल विधि जो आईपीसी है उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज से यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपको इसकी क्लासेस मिलना शुरू होंगी। जैसा मैंने कहा था कि आपको मूल विधि एवं संविधान के टॉपिक को लेकर कम से कम वीक में 3 वीडियोस जरूर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और एक चीज और ये सुनिश्चित कर दूं, आपका जो मूल विधि संविधान का जो टॉपिक है उसको हम एग्जाम होने से पहले कंप्लीट करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और ये 100% श्योर कर दूं, हम यहाँ पर इस सिलेबस को कंप्लीट जरूर करेंगे। अगर डेट यहाँ पर आती है, डेट अगर जैसे ही क्लियर होती है तो हम यहाँ पर वीडियोस भी हो सके तो बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए रीजन अभी 3 वीडियो देने का इसलिए भी है कि थोड़ा बहुत आप अपने स्तर पर भी जो पढ़ रहे हैं, जो भी सिलेबस में अन्य टॉपिक्स हैं उसको भी पढ़ते रहिए। मेरे साथ जो टॉपिक है उसको रिवीजन करने के लिए भी आपको समय चाहिए, तो एक दिन का गैप मिलता रहेगा, तो आप उसे अपने लेवल पर भी अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। देखिए यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपने टॉपिक को, सबसे पहले हम आज अपना सिलेबस चेकआउट करते हैं और सिलेबस के साथ साथ यहाँ पर जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे, ठीक है, जो टॉपिक हम साथ में पढ़ने वाले हैं उसमें ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हैं, जो भी एसआई के एग्जाम यूपी के हुए हैं, उसमें मूल विधि से लेकर या संविधान को लेकर जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे वहां पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें यहाँ पर जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या आइडिया लेकर स्टडी करनी है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम को किस तरीके से हमें लेकर चलना है, टॉपिक को हमें किस तरीके से कवर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी विषय वस्तु है उसको समझते हैं, क्योंकि आधार वही है, जो कहने का मतलब पाठ्य वस्तु को आधार आपका क्या है, पाठ्य वस्तु, अर्थात कोई चीज पढ़नी है तो क्या पढ़नी है, कितना पढ़ना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर यूपीएसआई का जो सिलेबस है भारतीय दंड संहिता मूल विधि को लेकर, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, उसको क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है उनको यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए मूल विधि का जो टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि चीजें जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी के अनुरूप पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस कहता है हम वही पढ़ने जा रहे हैं, तो अच्छे से इसे समझ लेना है और उसके बाद फिर इन्हीं टॉपिक्स को जो आप पढ़ोगे ना मेरे साथ, तो फिर इन्हीं चीजों का फिर विश्लेषण होंगे और जो फैक्ट होंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मूल विधि के अंतर्गत जो पहली लाइन यहाँ पर आपके सिलेबस में दी गई है, भारतीय दंड संविधान। क्या दिया गया है? भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो क्रिमिनल आपके पिनल कोड है और साथ ही यहाँ पे आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, अर्थात आईपीसी और सीआरपीसी, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। ये दोनों चीजें अर्थात भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, ये तो हमें पढ़ना है और यही जो है इसी को पूरा करने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगने वाला है, क्योंकि इसमें काफी सारी धाराएं हैं, उनको हमें पढ़ना है। तो इंडिया में जितनी भी जो धाराएं हैं, जो कोड आपको बनाया गया है, जो धारा आपको कानून बनाया गया है आईपीसी 1860, उसको भी पढ़ना है। आपको सीआरपीसी वहां पे पढ़नी है और उसके तहत जो भी विधान किए गए हैं, अर्थात जो भी नियमों का आप उल्लंघन करते हैं, जो भी कानूनों का आप उल्लंघन करते हैं, उसके लिए क्या दंड के प्रावधान है, विधान क्या क्या होंगे, किस पर लागू होंगे, किस स्थिति पर लागू होंगे, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी, एक कहने का मतलब देखिए यहाँ पे सिर्फ यूपीएसआई का बच्चा ही नहीं, एक आम नागरिक के तौर पर भी हमें अपने भारतीय कानून के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीजें हमें करनी है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से कौन से प्रावधान बनते हैं, उसको लेकर हम उल्लंघन करते हैं तो हम पर क्या लागू हुआ सकता है, किस तरीके के दंड हमें मिल सकते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिहाज से भी हमें इस तरीके की जानकारी रखनी चाहिए। बाकी जिनका सिलेबस का हिस्सा है उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, दूसरा जो टॉपिक इसमें हमें यहाँ पर करना है, तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता को पढ़ने के बाद, और इसमें ही काफी सारे लेक्चर जैसे मैंने कहा लगने वाले हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा अलग अलग विषयों को लेकर जो कानून बनाए गए हैं वो भी पढ़ना है। कौन कौन से? जैसे कि महिलाओं को लेकर बनाए गए कानून हो गए, बच्चों को लेकर बनाए गए कानून हो गए, अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधी उनको संरक्षण देने संबंधी जो विधिक प्रावधान हो गए, ठीक है, तो एससी एसटी को लेकर बनाया गया अधिनियम, महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण करने को लेकर, बच्चों के लिए जैसे पॉस्को इत्यादि बनाया गया, तो उन सारों को कानूनों को लेकर भी हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर भी हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। तो एनवायरमेंट के संरक्षण को लेकर वहां पे आपको क्या सरकार ने कानून बनाए हैं, किसका उल्लंघन करने पर कैसे पेड़ों को काटना है, वन्य जीवों को लेकर जो बनाया गया क्या उनका आप
तस्करी करते हैं या उनका शिकार करते हैं तो पर्टिकुलर वहाँ पे क्या प्रतिबंध है, जो राष्ट्रीय सूची के यहाँ संरक्षण सूची में रखे गए हैं, तो वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद मानवाधिकार मानवाधिकार संरक्षण को लेकर, जनहित याचिकाओं को लेकर और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को लेकर भी हमें यहाँ पर स्टडी करनी। ये भी आपके सिलेबस का ही हिस्सा है, जहाँ पर न्यायिक निर्णय जो दिए गए हैं और साथ ही साथ मानवाधिकार और जनहित जो याचिकाएं, जिसे रिट आपको कहते हैं, वो आपको जो दायर की गई वो सब भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम क्या आता है? सूचना का अधिकार अधिनियम, वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। आईटी अधिनियम और साइबर अपराध, ये तीनों चीजें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो कानून देखिए, हर एक फील्ड से रिलेटेड कानून आपको पता होना चाहिए, चाहे वो सूचना हो, आईटी सेक्टर हो या साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ अपराध हो, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉनिक अर्थात डिजिटल इंडिया होने के साथ ही साथ इस तरीके के कहां पर क्राइम आपको ज्यादा हो रहे हैं, जहां पर साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बड़ा है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपको क्या क्या पता होना चाहिए, किस तरह की जानकारी है। आईटी के तहत यहाँ पर किस तरीके के प्रावधान है, लोगों को, जो कंपनियां हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी पता होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार कैसे फैलता है, जो आय है, जो इनकम है, उसको लोग कई बार होता है हवाला इत्यादि की समस्याएं क्रिएट करते हैं, तो वहां पर आयकर अधिनियम क्या कहता है, किस प्रावधान कैसे लागू होते हैं, अगर वहां पर कोई चोरी करता है कि टैक्स की चोरी करता हुआ पाया जाता है तो वहां पर उस पर क्या प्रावधान है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम है, इसको भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके अतिरिक्त यातायात संबंधी नियमों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस वहां पर बनते हैं, ट्रैफिक संबंधी जो रूल्स हैं वो क्या हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी पढ़ना है। भारत के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की समस्याओं को होने की स्थिति में आपको वहां पर क्या प्रावधान है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पढ़ना है। इसके बाद एट द लास्ट भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों के सामान्य ज्ञान अर्थात जी के आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर इन सभी चीजों को, कानूनों को हमें यहाँ पर स्टडी करना है, जितना भी यहाँ पर दिया गया है। तो हमें जो अपना टॉपिक कवर करना है ना, मूल विधि का जो टॉपिक है, मूल विधि का देखा जाए, ये आपके मूल विधि का सिलेबस है और हमें अपना मूल विधि का टॉपिक ही यहाँ पर कंप्लीट करना है। संविधान के बारे में वैसे भी आप काफी सारा कुछ पढ़ चुके हैं, वही सारी चीजें आपको यहाँ पर देखा जाए तो संविधान को लेकर बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होता है। मूल विधि ऐसा एक टॉपिक है जिसके बारे में हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं समस्या ज्यादा है और इसे हमें अच्छे से पढ़ने की भी जरूरत है। संविधान को लेकर देखें तो वही सारी चीजें जो आप लगातार एग्जाम के लिए पढ़ते आए हैं। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र एवं प्रदेशी सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र राज्यों के बीच का संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के संवैधानिक अनुसूचियां और अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी चयन पद्धति, विषय से संबंधित आपको सामान्य जानकारी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको अगेन इसका भी आपको जीके पता होना चाहिए। तो संविधान से रिलेटेड आपको एक सामान्य जानकारी, तो यहाँ पर आई थिंक ये एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं कोई प्रॉब्लमेटिक टॉपिक नहीं है, इसको आप खुद अपने स्तर पर भी पढ़ सकते हैं जहां तक मुझे लगता है। बाकी अगर आप कहेंगे तो एक जीके टाइप का बना दिया जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है। आपको अनुच्छेदों के बारे में बस पता होना चाहिए मूल रूप से, तो वो यहाँ पर आपको जानकारी होगी तो आपको पता कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पर जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उन आर्टिकल्स को अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सभी आर्टिकल्स में क्या कहा गया है, किसको लेकर किस चीज से चीजें हैं, वो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो बाकी बना दिया जाएगा। लेकिन हमारा जो मूल विषय वस्तु है, ठीक है, हमें जो पढ़ना है, जो पढ़ना है वो टॉपिक आपका है मूल विधि। हमें अपने लेक्चर सीरीज में मैं भी आपको इन्हीं चीजों को पूरा कराने का प्रयास करूंगा, जिसमें हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं, आपको भारतीय दंड संहिता से स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ दंड प्रक्रिया संहिता को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, पर्यावरण, मानवाधिकार, वन्य जीव, जनहित याचिकाएं, सूचना, आयकर, यातायात, भूमि सुधार, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों को संबंधी जो कानून बनाए गए हैं, हम उनको भी यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का हमारा सिलेबस है और इसी सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और एक एक करके यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज यहाँ पर अपनी इस विषय वस्तु के अंतर्गत हम कुछ टॉपिक्स को शुरू करेंगे, कुछ धाराओं को यहाँ पर देखिए, एक ही दिन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है,
थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चीजों को समझते चलना है और यहाँ अपने टॉपिक को समय से अपने कंप्लीट भी करना है। आप लोग भी यहाँ पर नियमित तौर पर वीडियोस देख सकते हैं और वहां पर अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी अपने स्तर पर भी अपना स्टडी करते रहिएगा। चलिए तो आज देखते हैं अपने टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है मूल विधि को लेकर। देखिए यहाँ पर जो चीजें पूछी गई एग्जाम में, देखिए बहुत ज्यादा जो एग्जाम जो क्वेश्चन वाइज आपको पूछा जाता है मूल विधि को लेकर, जो टॉपिक्स इत्यादि पूछे जा रहे हैं वो धाराओं से संबंधित है, कानूनों को लेकर है, किस तरीके की व्यवस्था में किस तरीके का कानून लगता है, क्या दंड या विधान है, यही आपको क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। आपके जो एग्जाम जितने हुए हैं वो आपको एग्जाम का इसी तरीके के पूछने का एक पैटर्न है। तो हम भी यहाँ पर जो मूल विधि जो संविधान जो धाराएं हैं उन धाराओं के अकॉर्डिंग ही किस धारा को लेकर किस धारा में क्या कहा गया है या उस धारा के अंतर्गत किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं, हम उन्हीं को एक एक करके पढ़ना यहाँ पर शुरू करेंगे। और जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों को यहाँ पर समझना होगा कि मूल रूप से ये कहना क्या चाहते हैं और किस परिस्थिति में ये लागू होते हैं। अगर हमें ये यहाँ पे समझते चलेंगे तो विषय हमारा आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आज हम अपना पहला देखते हैं। तो देखिए जब भी आपकी जो आईपीसी है मूल विधि है या मूल विधि को लेकर यहाँ पे जो धाराएं हैं, तो आईपीसी की जो धाराएं हैं 1860 के तहत यहाँ पर विकसित की गई आईपीसी जो धारा आपकी बनी हुई है। और उसके तहत यहाँ पर देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जो धाराएं यहाँ पर हैं हम उनको इसमें पढ़ना सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? तो भारतीय दंड संहिता 1860। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से समझ लेना है, एक बार ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर पढ़ते चलेंगे, ज्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक करके टॉपिक को बस अच्छे से आपको समझते चलना है और यहाँ पर आपका रिवीजन बड़ी आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गया तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी एक चीज आपको देखिए ध्यान देना है कि धाराएं बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, 500 से ज्यादा आपको धाराएं हैं, तो वहां पर उन सब धाराओं में ऐसा नहीं सारी कुछ तो निरसित भी कर दी गई हैं, समाप्त भी कर दी गई हैं, लेकिन कुछ बाकी तो मोस्टली आपको अभी भी बनी हुई हैं, तो उनको ही यहाँ पर हमें स्टडी करना है। देखिए जो भारतीय दंड संहिता है जो 1860 के अंतर्गत, अब यहाँ पर जो सबसे पहले है, ठीक है, सबसे पहले जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम कहते हैं जो चैप्टर एक तरीके से उद्देशिका। ठीक है, आपका ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर कौन सा है? उद्देशिका है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा में पहला चैप्टर उद्देशिका है। उद्देशिका का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मूल रूप से जो भारतीय दंड संहिता है ये है क्या, इसके संदर्भ को समझना और इसको और भारतीय दंड संहिता किस पर लागू होगा और किन क्षेत्रों में लागू होगा, इसी को लेकर यहाँ पर आपको आपके जो उद्देशिका है इसको आपको परिभाषित करती है पहली 4-5 आपको धाराओं के अंतर्गत। और उसके बाद यहाँ पर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपका चेंज होता रहता है और उसके बाद वहां पर अलग अलग चीजों को लेकर ये व्याख्यायित और उसको बताते चलते हैं, डिटेलिंग करते चलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए जो उद्देशिका है, उद्देशिका में आपको क्या समझाया गया, क्या बोला जा रहा है उसको समझिएगा। ठीक है, तो धारा वाइज हम पढ़ते चलते हैं। ठीक है, क्योंकि धाराएं ही मूल रूप से यहाँ पर, क्योंकि इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता है और इसमें हर एक धारा में किसी चीज के बारे में हमें व्याख्या की गई है। तो धारा 1 आपको क्या कहती है? धारा 1 क्या कहती है? संहिता का नाम। ठीक है, संहिता कौन सी? भारतीय दंड संहिता। ठीक है, तो संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, उसके प्रवर्तन का विस्तार आपको धारा 1 के अंतर्गत दिया गया है। कहने का मतलब कि भारतीय दंड संहिता बताया गया है कि इसका नाम क्या है, तो भारतीय दंड संहिता ये बताया गया है कि इस आईपीसी है इसका नाम, और इसके अंतर्गत ये प्रवर्तन अर्थात ये लागू कहाँ किया जाएगा, किस क्षेत्रों में कहाँ कहाँ आपको भारतीय दंड संहिता लगेगी, इसके बारे में ही यहाँ पर विस्तार से बताया गया। देखिए पहला पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि भारतीय, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 जो है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन अर्थात लागू के विस्तार से संबंधित है। तो धारा 1 में जो बातें यहाँ पर हेडिंग यही है, इसी का विस्तार थोड़ा सा नीचे दिया गया, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, लेकिन डिटेलिंग जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा और यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं। तो क्या ध्यान रखना है? धारा 1 किससे संबंधित है? संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। तो यहाँ पर अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा है धारा 1 बताइए निम्नलिखित में किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन नीचे दे दिए जाते हैं, तो आपको कौन सा टिक करना है? ये वाला, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, इसे यहाँ पर टिक करके चले आना है। अब यहाँ पर देखिए जो भारतीय दंड संहिता है को लागू कब किया गया, तो 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। तो लागू कब किया गया? देखिए नाम यहाँ पर देखिए इसका है भारतीय दंड संहिता 1860,
लेकिन यहाँ पे जो बना आपको लागू कब किया गया भारत में 1 जनवरी 1862 से यहाँ पर इसे लागू किया गया। और एक चीज और है, जम्मू कश्मीर राज्य में रणबीर दंड संहिता लागू होती है। तो इसको यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, एक स्टार लगा लेना है, ठीक है, एक स्टार यहाँ पे लगा लेना है कि जम्मू कश्मीर राज्य में आपको कौन सी संहिता लागू होती है, भारतीय दंड संहिता की जगह पे रणबीर दंड संहिता आपको लागू होती है। तो पहली जो धारा है वो स्पष्ट है, नाम बता दिया गया कि भारतीय दंड संहिता है। उद्देशिका किससे संबंधित है पहले चैप्टर में, तो धारा 1 है। धारा 1 में भारतीय दंड संहिता के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसका नाम बताया गया है, कब से लागू किया गया है और साथ ही साथ लाभ को अधिकार क्षेत्र का है। तो जम्मू कश्मीर को यहाँ पर अपवाद स्वरूप छोड़ करके पूरे भारत में यहाँ पर आपको लागू होती है। तो धारा 1 को आपने देख लिया। अब चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि धारा 1 के बाद जो धारा 2 है वो क्या कहती है, ठीक है। चलिए धारा 2, 3, 4 सबको पढ़ लेते हैं। अब धारा 2 यहाँ पे आ जाते हैं हम, ठीक है। धारा 2 को समझिए, धारा 2 किस चीज को लेकर है, तो धारा 2 कहती है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, भारत के भीतर किए गए अपराधों का जो दंड है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिल रही है हमें, धारा 2 से। तो दूसरी जो जानकारी आपको अच्छे से ध्यान से स्पष्ट से फोकस होकर समझते चलिएगा, ठीक है, ज्यादा हेक्टिक होने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए धारा 2 क्या कहती है, धारा 2 कहती है भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड के प्रावधानों की बात करती है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय दंड संहिता धारा 2 के अनुसार, अब यहाँ पे इसको व्याख्यायित किया गया, एक परिभाषा, एक कोट दिया गया है। क्या कहा गया है, जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता के द्वारा दंडित किया जाएगा। तो स्पष्ट हो गया, स्पष्ट क्या हो गया कि व्यक्ति नाम लिया गया है, व्यक्ति ध्यान रखिएगा, व्यक्ति नाम लिया गया है, नागरिक नहीं है, व्यक्ति नाम लिया गया है। जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है, अर्थात जो भारत का जो भौगोलिक जो क्षेत्र जिसे हम कहते हैं जो भारत के अंतर्गत है, भारत का शासन है, उसके अंतर्गत यदि आप अपराध करते हैं किसी भी तरीके का, तो वहां पर आपको दंड देने के लिए किसका प्रयोग किया था, इंडियन पीनल कोड का प्रयोग किया, आईपीसी का प्रयोग किया जाएगा। धारा 2 क्लियर हो गई। धारा 2 किससे संबंधित हो गई, धारा 1 परिभाषा प्रवर्तन, ठीक है, वह धारा 2 अपराध और उससे संबंधित दंड को लेकर की गई है। धारा 3 क्या कहती है, अब तीसरे पे आ जाइएगा, आराम से यहाँ पर आराम से चलेंगे यहाँ पर। अब धारा 3 पे आइए, धारा 3 क्या कहती है, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। अब यहां पर समझिएगा, यहां धारा 2 क्या कह रही थी, धारा 2 कह रही थी कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के भौगोलिक जो भारतीय सीमा या जहां शासन का लागू होता है वहां अगर आप अपराध करते हैं तो हम आपको दंड देंगे, और दंड देंगे किसके माध्यम से, आईपीसी के तहत देंगे। लेकिन अब धारा 3 कुछ और भी कहता है। धारा 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत से परे, अर्थात आप भारत में नहीं रह रहे हो तो भी, आप भारत में नहीं रह रहे हैं, भारत से परे हैं तो भी यहां पर उसके विधि के भीतर के अनुसार यदि विचारणीय अपराध आपने कोई किया है तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भारत से बाहर है लेकिन वो जो अपराध आपने किया वो भारतीय कानून के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार विचारणीय है, उसके कानून के अनुसार वो विचारणीय है, ऐसे विषयों को लेकर भी आपको वहां पे दंडित किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर आप भारत में न रह रहे हो लेकिन भारतीय कानून के अनुसार आपने कोई उल्लंघन किया हो उसका यहाँ पर, अब जैसे कोई चीजें हो गई आपके यहाँ भारत के अंतर्गत होती हैं, भारतीय कानून के अंतर्गत, आप भारतीय नहीं हैं, आप भारत में रह नहीं रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, लेकिन यदि आप भारत में रह रहे होते और उस अधिकार क्षेत्र में आप वहां पर उसके लिए कानून है और उसका आपने उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर अपराधी माना जाएगा और उसके लिए वो दंडित भी करेंगे। अब इसको लेकर धारा जब 4 आती है, इसको थोड़ा सा धारा 3 को और व्याख्यायित कर देती है। धारा 3 और धारा 4 को अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और भी ज्यादा आपको व्याख्यायित हो जाती है। कैसे हो जाती है, अब देखिए यहाँ पे धारा 4 क्या कहती है, कहती है कि राज्य, ठीक है, क्या कहती है, राज्य क्षेत्रित
राज्य क्षेत्रातीत अपरदेशी अपराधों पर संहिता का विस्तार कर दिया गया है। तो ये जो 3 कहा जा रहा था ना, इसके अंतर्गत बोला गया कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या-क्या आएंगे और कौन-कौन सी परिस्थितियां आएंगी, भारत का कानून किन-किन क्षेत्रों तक, किन-किन परिस्थितियों, किन-किन चीजों पर लागू होगा, उसका यहाँ पर कहता है धारा 4 हमने विस्तार किया है। अब विस्तार कहां-कहां किया है, अगर वो समझ गए तो धारा 3 ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। क्या कहा गया, क्या कहा गया देखते हैं, ठीक है, क्या कहा गया है। अब यहां बोला गया कि देखिए जो धारा जो 4 है आपकी, ठीक है, जो धारा आपकी 4 है, कहता है कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर, भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी भी पोत विमान पर, यह चाहे जहां भी हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, कोई भी आपको अपराध किया गया हो, उसे हम मानेंगे कि वो भारतीय राज्य क्षेत्र है। और उस भारतीय राज्य क्षेत्र में यदि आप अपराध कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप भारत में नहीं रह रहे हैं, भारत से बाहर हैं, भारत से परे हैं, लेकिन फिर भी यदि आपने जो अपराध किया है और भारतीय कानून वहां पे लागू होता है तो वो आपको अपराध माना जाएगा। यही यहाँ पे कहा गया। इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। थोड़ा सा और इसे एक बार और पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। क्या कहता है कि धारा 4 क्या कहती है कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक के द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी विमान पर या किसी भी पोत पर, चाहे वो जहां भी हो, अर्थात वो पोत और विमान चाहे ब्रिटेन में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, हिंद महासागर में हो, अटलांटिक महासागर में हो, कहीं भी हो, ठीक है, और वहां पर यदि आप कोई अपराध करते हैं, किसी को मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं जो कि भारतीय कानून के तहत यहाँ पर आपका एक अपराध माना जाएगा, और ऐसा कुछ आप उस पोत पर या विमान पर करते हुए पाए जाते हैं और उस पोत और विमान पर वो भारतीय है और भारतीय कानून लागू होता है और उस पर किए गया, अगर आपने उस पोत पर वहां पर जाकर आपने कोई वहां पर भारतीय नागरिक के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वहां पर क्या होगा, उस व्यक्ति को यहाँ पर इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध उस पर लागू हो जाएंगे। तो एक चीज स्पष्ट हो गई, धारा 3-4 मिलाकर अगर एक चीज स्पष्ट है। धारा 2 कहती है कि भाई भारत में अगर आप हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी अपराध कर रहे हैं तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन धारा और 3 क्या कहती है कि भारत के बाहर भी हैं तो भी आपको दंडित किया जाएगा। और धारा 4 इसको यहाँ पर क्या करती है, इसके विस्तार अर्थात कि कहां-कहां दंडित किया जा सकता है। तो कहती हैं कि भारत के बाहर आप कहीं भी हो, किसी भी भारतीय पोत पर, विमान पर हो, और वो कहीं भी हो, चाहे भारत में हो, चाहे अटलांटिक या किसी भी विश्व के दूसरे देश क्षेत्रों में रही हो, वहां पर भी आप अपराध करते हैं और वो चीज भारतीय है, तो ऐसी स्थिति में आपको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हम दंडित करेंगे। तो यहां पर इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया। और साथ ही साथ यहां पर देखिए इन्होंने क्या कहा, एक चीज और यहां पे स्पष्ट की कि भारतीय दंड संहिता की कोई बात, भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब इन दोनों को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर अब मान लीजिए इस पोत और विमान वाले को अगर मैं समझाना चाहूं, मान लीजिए आप युगांडा में हैं, ठीक है, युगांडा में हैं, कोई भारतीय पोत है या फिर मान लीजिए जहाज है। अब यहाँ पर किसी की लड़ाई हो गई, किन्हीं भी दो लोगों की, और एक ने दूसरे को मार दिया। अब ऐसी स्थिति में आपको आईपीसी के तहत वहां पर क्या करेंगे, आपको भारत लाया जाएगा और आपको भारतीय कानून के तहत वहां पर दंडित किया जाएगा। दूसरा ये क्या कहता है, दूसरा जो बात यहाँ पर की गई ये थोड़ा सा उलट है। ये क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। कहने का मतलब है कि आईपीसी जो है वो हर एक चीज पर लागू नहीं होगी, वो कुछ चीजों पर लागू नहीं होगी, अर्थात कुछ अलग तरीके के उपबंधों पर, कानूनों पर प्रभाव नहीं डालेगी। कैसे उपबंध, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि सेना होती है, सेना का अपना कानून होता है कि नहीं होता है। सेना के द्वारा यदि सेना के कोई भी सैनिक हैं वहां पर किसी प्रकार किसी को मार जैसे कि अनुशासनहीन होते हैं या किसी को मार देते, तो वहां पे जो प्रावधान वहां पर किए जाते हैं, क्या कैसे करते हैं, अगर सेना में रहकर सैनिक जो होते हैं, सैनिक छावनी में रहकर कोई अपराध इत्यादि करते हैं और सैनिकों के द्वारा वहां पर सैनिकों किस प्रकार के दंड किन स्थितियों में दिए जाएंगे, उनका अपना विधि कानून है। तो उसके दृष्टिकोण से यहाँ पे क्या है, फिर वहां पे आईपीसी क्या होगी, उन पर लागू नहीं होती है, अर्थात उनके कानून में किसी तरीके के वो व्यवधान
नहीं डालेंगे या हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सैनिकों को भी किसी प्रकार का जो दंड होगा वो कौन करेगा, वो सैनिक ही वहां पर सैनिक कानून के तहत ही उनको किया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर उनको पदों से हटाना हो गया, कुछ भी करना हो गया, कुछ भी करना है वहां पर कौन करेगा, सैनिक के जो कानून है उसके अंतर्गत। हाँ, लेकिन अगर वही सैनिक जो है यदि आपको पब्लिक प्लेस पे, छुट्टी इत्यादि पे या बाहर कहीं कोई अपराध कर देता है तो उसे फिर आईपीसी उस पर लागू हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इस स्थिति में अगर देखा जाए, इस संहिता के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अपराध यहाँ पर किए गए हैं और इस संहिता के अपराध के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया, चौथा और पांचवा आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए धारा 5 कहती है, ठीक है, धारा 5 क्या कहती है, धारा 5 को भी यहाँ पर देख लेते हैं। अब धारा 5 कहती है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम के द्वारा प्रभाव न डाला जाए, जो इसी का एक अनुरूप है, कुछ विधियों पर इस अधिनियम के द्वारा प्रभाव न डाला जाए, तो वहां पर जैसे सैनिक कानून इत्यादि को लेकर हो गया तो उसके बारे में कहते हैं ये प्रभाव आपको न डाला जाए। तो ये आपको 4-5 चीजें हैं। आज यहाँ पर हमने भारतीय दंड संहिता का जो उद्देशिका है, उद्देशिका में ये 5 आपके धाराएं हैं और इन पांचों के अंतर्गत हमने आईपीसी की यहाँ पर उद्देशिका को समझ लिया। ठीक है, आईपीसी की आपकी उद्देशिका को हमने यहाँ पे समझ लिया। कितनी धाराएं हो गई आईपीसी की, उद्देशिका का आपका टॉपिक यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक टॉपिक लेकर आएंगे और यहाँ पर अन्य कुछ टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो लेक्चर होगा वो किसके बारे में हो गया, उद्देशिका के बारे में हो गया। उद्देशिका किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए जो धाराएं हैं उन धाराओं में आपको भारतीय दंड संहिता के बारे में बताया गया, कब हुआ, कब लागू किया गया, कौन से अधिकार क्षेत्र इसके क्या है, किस पर लागू होगा, किस कहां-कहां लागू हो सकता है और किन चीजों पर ये उपबंध नहीं लागू होता है। तो इन सारी चीजों को लेकर अर्थात लागू प्रवर्तन को लेकर हमें जानकारी मिली है और भारतीय दंड संहिता के बारे में हमें जानकारी मिल गई है। तो अपने पहले लेक्चर में हमें यहाँ पर इस टॉपिक को, यहाँ पर उद्देशिका प्रस्तावना हमने समझ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में अब धीरे-धीरे इसकी स्पीड भी बढ़ाएंगे। देखिए स्टार्टिंग लेक्चर है, हम यहाँ पर धीरे-धीरे यहाँ पर पहले आपको थोड़ा समझ में आने लगे, थोड़ा आप इसके लिए अनुकूल होते जाएं, फिर इसको धीरे-धीरे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे। तो शुरुआती जो क्लासेस हैं उसमें पहले आपको अच्छे से समझना हो, क्योंकि टॉपिक कभी पढ़ा नहीं है, आराम से चलेंगे और जैसे-जैसे आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा स्पीड बढ़ाएंगे और वहां पर इसको फिर हम ज्यादा तेजी से कवर करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे आपको मिलते रहेंगे और भी अन्य धाराओं को लेकर पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।